अचानक कॉकपिट में भयानक अलार्म चीखने लगा और उसकी लाल ब्लिंकिंग लाइट पूरे केबिन को खून जैसे रंग में रंगने लगी, जिस पर बड़े अक्षरों में चमक रहा था, इंजन फायर रेयर सेक्शन। मानव का दिमाग बिजली की रफ्तार से चला। उसने बिना एक सेकंड गवाए ऑटो पायलट हटाया और कंट्रोल्स को दोनों हाथों से पकड़कर प्लेन को स्टेबलाइज करने की आखिरी कोशिश की, लेकिन वार्निंग हर पल और तेज हो रही थी, जैसे प्लेन खुद चिल्ला रहा हो कि अब समय खत्म हो चुका है। सानवी की सांसें कहीं गले में अटक गईं और आरवी की आंखों में डर भर आया और वो रोते हुए चीखी। ये कहानी 1952 की है। मानव एक साहसी युवा पायलट था। अपनी बहन आरवी और उसकी दोस्त सानवी को उनके जन्मदिन पर निजी विमान में आसमान की सैर कराने ले गया था। पुराने दौर का सिल्वर जेट बादलों को चीरता हुआ किसी सपने जैसा उड़ रहा था। सब कुछ शांत, खूबसूरत और बिल्कुल सही चल रहा था। नीचे फैली दुनिया और ऊपर का सुनहरा आसमान मानो उसी उड़ान के लिए थम गया हो। मानव ने मुस्कुराते हुए प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डाला और तीनों बेफिक्र होकर उस पल का मजा लेने लगे, ये जाने बिना कि आगे किस किस्मत की करवट उनका इंतजार कर रही है। तभी अचानक कॉकपिट में भयानक अलार्म चीखने लगा और उसकी लाल ब्लिंकिंग लाइट पूरे कैबिन को खून जैसे रंग में रंगने लगी, जिस पर बड़े अक्षरों में चमक रहा था, इंजन फायर रियर सेक्शन। मानव का दिमाग बिजली की रफ्तार से चला। उसने बिना एक सेकंड गवाए ऑटो पायलट हटाया और कंट्रोल्स को दोनों हाथों से पकड़कर प्लेन को स्टेबलाइज करने की आखिरी कोशिश की, लेकिन वार्निंग हर पल और तेज हो रही थी, जैसे प्लेन खुद चिल्ला रहा हो कि अब समय खत्म हो चुका है। सानवी की सांसें कहीं गले में अटक गईं। आरवी की आंखों में डर भर आया और वो रोते हुए चीखी, भाई प्लीज कुछ तो करो। मानव ने उसे आश्वस्त करने जैसा एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि उसे खुद पता था कि स्थिति कितनी गंभीर है। उसने तेजी से इमरजेंसी किट खींचकर 3 पैराशूट बैग्स निकाले। मानव का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसका दिमाग अब भी कंट्रोल में था। मानव चिल्लाकर बोलता है, प्लेन बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, हमें अभी कूदना होगा, अभी इसी वक्त। सानवी ने हांफते हुए खिड़की से नीचे देखा तो अनंत नीला समुद्र था। ऐसा लग रहा था जैसे धरती ने खुद को छिपा लिया हो और सिर्फ पानी रह गया हो, और उससे बहुत दूर डूबा एक छोटा सा द्वीप किसी भूली हुई कहानी की तरह तैरता दिख रहा था। सानवी घबराकर बोली, नीचे क्या है? और मानव ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस पानी, पर कूदना ही होगा। आरवी ने उसका हाथ थाम लिया और उसी क्षण मानव ने सानवी की ओर देखा। उस नजर में ऐसा डर था जो उसने किसी और के लिए कभी महसूस नहीं किया था। मानव ने बीच टर्बुलेंस में दोनों का हाथ पकड़ा और अगले ही पल तीनों ने अपनी आंखें बंद की और आकाश से सीधे गहराई में छलांग लगा दी। हवा इतनी तेज थी जैसे चेहरे की हड्डियां तक कट रही हों। दिल की धड़कन सीने में नहीं, कानों में सुनाई दे रही थी। नीचे सिर्फ अथाह समुद्र उनकी ओर मुंह फाड़े खड़ा था और ऊपर कुछ ही सेकंड बाद उनके पीछे प्लेन एक विशाल विस्फोट के साथ फट गया। उसकी आग आसमान को ऐसे लाल रंग में रंग रही थी जैसे किसी ने बादलों को ही जला दिया हो, और उसके धधकते टुकड़े चिंगारियों की तरह चमकते हुए उनके आसपास गिरने लगे। अगले ही क्षण तीनों समुद्र के पानी में जोरदार टक्कर के साथ गिरे। पानी की ठंड शरीर को सुन्न कर रही थी, पर मानव ने तुरंत सानवी को सहारा दिया और आरवी ने मानव को पकड़ लिया। आसमान से गिरते मलबे में एक बड़ा तैरता हुआ हिस्सा उनके पास आ गया। तीनों उसे पकड़कर बैठ गए, पर समुद्र की लहरें इतनी बेरहम थीं कि वो उन्हें उस दूर दिख रहे छोटे द्वीप से लगातार और दूर खींच रही थीं। मानव ने दांत भींचकर तूफानी लहरों से लड़ते हुए चीखा, छोड़ना मत, बस कुछ देर और। कई घंटों तक, जो किसी पूरे दिन जैसे लगे, तीनों समुद्र की हिंसक लहरों से लड़ते रहे। थकान, डर, भूख और पानी का भारी झोंका उनके शरीर को तोड़ रहा था, लेकिन किसी चमत्कार की तरह लहरों का रुख एकदम से बदला और वो धीरे धीरे द्वीप की ओर बहने लगे। अंत में अपनी आखिरी बची हुई ताकत जुटाकर तीनों द्वीप के किनारे पर आ पहुंचे। घने जंगल की मिट्टी की तीखी गंध, हवा में नमी और पेड़ों के बीच से आती अजीब आवाजें उनके कानों में खुल गईं, जैसे कोई अनजानी दुनिया उन्हें अपने नियम समझा रही हो। आरवी कांपती हुई आवाज में बोली, हम जिंदा हैं? और मानव भारी टूटी हुई सांसों के बीच बोला, हाँ। पर सानवी कहती है, ये कौन सी जगह है? हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? क्योंकि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं थी, ये वो दुनिया थी जो किसी किताब, नक्शे या किसी इंसानी कहानी में मौजूद नहीं थी। मानव, सानवी और आरवी अब सिर्फ प्लेन क्रैश के सर्वाइवर नहीं थे, वो एक ऐसे खोए हुए द्वीप की कहानी का हिस्सा बन चुके थे जो उन्हें जितना मिला उससे कहीं ज्यादा छिपाने वाला था। तीनों लड़खड़ाते हुए उस घने जंगल में दाखिल हुए जहां हर कदम पर जमीन से भाप उठ रही थी। पेड़ों की टहनियां इतनी मोटी और उलझी थीं जैसे सदियों से किसी इंसान का इंतजार कर रही हो। रेत से मिट्टी पर कदम रखते ही सानवी ने महसूस किया कि
उसके पैरों के नीचे कुछ नरम सा दबा एक कपड़ा जो आधा मिट्टी में दफन था, जैसे किसी इंसान ने उसे पहनकर कभी वापस लौटने का मौका ही न पाया हो। और आगे जाने के बाद एक गुफा मिला, उसमें कुछ बैग, सामान और एक टूटी हुई फिशिंग लाइन पड़ी थी जो साबित कर रही थी कि कोई इस द्वीप पर पहले भी था, लेकिन अब कहाँ है? आरवी ने डरते हुए कहा, क्या यहाँ कोई रहता था? मानव ने कपड़े का एक फटा हिस्सा उठाया, फिर हट जैसे किसी स्ट्रक्चर की ओर बहा जो झाड़ियों में आधा छिपा था। उसके अंदर सूखी लकड़ियां, रस्टेड नाइफ, एक छोटी बंदूक का खाली कवर और कुछ पुराने कपड़े मिले, जैसे कोई रिसर्चर या ट्रैवलर यहाँ फंसा हो। जैसे जैसे शाम ढलने लगी तो मानव ने वहीं रात गुजारने की प्लान बनाई। बिना कुछ खाए तीनों वहीं रात गुजारी। मानव अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए सारी रात सोया नहीं, कभी गेट पर पहरा देता तो कभी सानवी और आरवी के पास आकर बैठता। ऐसे ही पूरी रात गुजर गई। अगले दिन तीनों द्वीप के किनारे आ जाते हैं ताकि रेस्क्यू टीम उन्हें देखे तो बचा ले, लेकिन भूख प्यास ने उन्हें और परेशान कर रखा था, इसलिए तीनों खाना और पानी की तलाश में निकले। लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता सिवाय समुद्र के खारे पानी के। तभी आरवी को जोर की भूख प्यास से टक्कर आता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। मानव समुद्र का पानी आरवी के चेहरे पर मारता है तो वो उठ जाती है। तभी मानव कहता है कि अगर हमें यहाँ जिंदा रहना है तो एक दूसरे के साथ रहना होगा और खाना पानी की सख्त जरूरत होगी। इतना कहते हुए वो सानवी को कहता है कि आरवी का ख्याल रखना, मैं इस द्वीप से कुछ खाने को लेकर आता हूँ। मानव को कुछ दूर जाने के बाद उसे नारियल का पेड़ मिला और मानव किसी तरह नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल गिराया और ले जाकर पत्थर से तोड़कर सानवी और आरवी को पानी पिलाया। वो पानी मीठा था और गले में उतरते ही उनमें थोड़ी जान लौटी। फिर तीनों ने पास बहती एक झरने की आवाज सुनी जो समुद्र से मिला था। तभी आरवी और सानवी झूम उठी। उन्हें लगा चलो कुछ तो हमें यहाँ सरवाइव करने के लिए मिला। एक छोटा तालाब दिखा जहाँ मछलियां तैर रही थी। मानव को गुफा में पुरानी हट मिली थी, उसी से 2 फिश पकड़ ली और आग जलाने की कोशिश की, लेकिन उनके पास लाइटर नहीं था। स्कूल कॉलेज के दिनों में पढ़ा था कि हम पत्थर से भी आग जला सकते हैं, लेकिन पत्थर से आग जलाने की बहुत कोशिश के बाद भी आग नहीं जली। उन्हें भूख भी लगी थी, इसलिए मछली कच्ची खाने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए तीनों मछली को कच्चा ही खाते हैं। रात आई तो जंगल के अंदर उसी गुफा में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उस रात अजीब गरजने की आवाजें आईं, जैसे कोई जंगली जानवर पेड़ों के बीच घूम रहा हो। शाखाएं हिल रही थीं और जमीन पर कदमों की धक-धक महसूस हो रही थी। आरवी डर से कांपकर मानव के पास से मट गई। सानवी की आंखों में डर खुला हुआ था। मानव ने दोनों को अपने पास बैठाया और बोला, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। और उस रात तीनों वहीं सो गए। अगले कुछ दिनों में उन्होंने हट से मिले टूल्स से खाना ढूंढना सीख लिया, जंगल की धुन पहचान ली, कौन सी आवाज खतरे की है, कौन सी हवा का झोंका है, और धीरे धीरे मानव और सानवी के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। सुबह मानव तालाब से मछलियां पकड़ता तो सानवी झुककर उसे पानी के छींटे मारकर हंस देती। दोपहर में वो दोनों पेड़ों की छाया में बैठकर नारियल काटते और चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते। आरवी ये सब देखती और मुस्कुरा देती। उसे कभी नहीं लगा था कि उसकी छुट्टी एक ऐसा मोड़ ले लेगी जहां उसका भाई और उसकी फ्रेंड एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे। दिन बीतते बीतते जब उन्हें लगा कि शायद द्वीप का हर हिस्सा देख लिया है, तभी एक सुबह मानव एक ऊंचे टीले पर चढ़ा और जब उसने होराइजन की तरफ देखा तो उसकी सांस अटक गई। दूसरी ओर दूर विशाल नीले पानी के पार ऊंचे ऊंचे मेटालिक टावर्स दिख रहे थे, जैसे कोई बड़ा शहर पास ही हो, जैसे कोई आशा बस कुछ दूरी पर खड़ी हो। वो नीचे उतरकर चिल्लाया, सानवी, आरवी, कुछ दिखा है क्या? दोनों तेजी से उसके पास पहुंची और उन टावर को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। सानवी बोली, हमसे दूर नहीं है, हम बच सकते हैं, हमें वहां जाना होगा। लेकिन अगले ही पल समुद्र की तरफ नजर गई। लहरें उस दिशा में इतनी हिंसक और तूफानी थी कि पानी ऐसे उफन रहा था जैसे खुद समुद्र उस दिशा में जाने की इजाजत देने को तैयार ना हो। धारा इतनी तेज थी कि उनकी धड़कन बढ़ गई। ये साफ हो गया कि तैर कर वहां पहुंचना मौत को सीधा बुलावा देना था। कुछ देर की चुप्पी के बाद मानव धीरे से बोला, हम पास हैं लेकिन पहुंच नहीं सकते। और ये वाक्य हवा में भारी होकर लटक गया। सानवी की आंखें भर आईं। उसने अपनी उंगलियों से मानव का हाथ दबा दिया, जैसे कह रही हो कि जब तक तुम हो मैं कहीं नहीं टूटूंगी। आरवी को लगने लगा कि यहाँ से वो बाहर नहीं जा पाएंगे। दिन बीतते गए, कपड़े फटने लगे, शरीर बदल गया, मगर तीनों ने इस द्वीप में अपना एक सुरक्षित रहने के लिए घर बना लिया। जंगल की नदी में नहाते और वही कपड़े वापस पहन लेते। एक शाम जब हवा बहुत शांत थी और जंगल गुनगुना रहा था, तीनों अपनी खुद की बनाई हुई छोटी झोपड़ी में एक साथ बैठे थे। उसी पल ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने उन्हें एक नई शुरुआत दे दी हो, जहाँ डर भी था पर
सबसे ज्यादा एक दूसरे का साथ था। और कभी कभी रात की खामोशी में मानव बाहर बैठकर उस दूर दिखते शहर को देखता और सोचता कि क्या कोई उन्हें ढूंढ रहा है, और सानवी चुपचाप उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती, मानो कह रही हो कि अगर पूरी दुनिया भूल भी जाए तो हम तुम्हारे साथ हैं। सानवी चुपचाप बैठी थी, उसके कपड़े ठंडे पानी से गीले और बालों में नमकीन हवा अटकी हुई। वो समुद्र की ओर देखती रही जैसे वो अभी सब छोड़कर वापस उड़ जाए, पर असली खामोशी जंगल में थी, जहाँ पेड़ों के पीछे कुछ छिपकर उन्हें देख रहा था। ऐसे ही रात गुजरी। सुबह हुई तो तीनों जंगल के अंदर फल और सब्जियों की तलाश में निकले। पत्तियों पर जमा हुआ पानी, जमीन पर पड़े अजीब से गोल निशान और बीच बीच में टूटी शाखाएं, ये सब किसी बड़ी चीज के चलने का निशान लग रहे थे। थोड़ी दूर एक पुरानी लकड़ी की टूटी फूटी झोपड़ी मिली, जैसे कोई बरसों पहले यहाँ आया हो। झोपड़ी के अंदर बिखरी चीजें, कपड़े, सामान और दीवारों पर सूखे हाथों के निशान। आरवी ने कांपते हुए कहा कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन मानव को एक पुराना तंपस, जंग लगा चाकू, लाइटर और मैग्नीफाइंग ग्लास भी मिला। ये सब चीजें साफ बता रही थी कि ये द्वीप सिर्फ प्रकृति का नहीं, यहाँ पहले भी कोई रह चुका था। जैसे जैसे वे लौटने लगे, उन्हें पीछे से झाड़ियों में कुछ बड़ा चलने की आवाज सुनाई दी। कोई जानवर या कुछ और। तीनों भागने लगे, दिल धड़कता हुआ, सांसें तेज, जमीन गीली और फिसलन भरी। आखिरकार वे समुद्र किनारे पहुंचे और ठंडी रेत पर गिरकर हांफने लगे। लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा, जंगल बहुत शांत, जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं। लेकिन उनकी निगाह उसी जगह पर जा अटक गई जहाँ बड़े बड़े पैर जैसे निशान साफ दिख रहे थे। सानवी मानव का हाथ पकड़कर बोली कि यहाँ रहना मौत है और हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन समुद्र में सिर्फ लहरें थीं और आसमान में कोई जहाज या हेलीकॉप्टर का नामो निशान नहीं। तीनों ने मिलकर एक बड़ा सिग्नल फायर बनाया। सूखी लकड़ी, फटे कपड़े, सब कुछ इस्तेमाल किया। सूरज ढलते ही उन्होंने झोपड़ी से मिला पुराना लाइटर जलाया। उसका धुआं आसमान में ऊंचा उठने लगा। हवा तेज थी और आग लहरों की तरह हिल रही थी। रात में अचानक जंगल से एक जोरदार चीख आई, किसी जानवर की नहीं, किसी इंसान की भी नहीं, एक अनजान अस्वाभाविक आवाज, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव दर्द या गुस्से में चिल्ला रहा हो। आरवी रो पड़ी। सानवी ने अपने कान बंद किए। मानव ने कांपते हुए भी आग की लौ ऊंची करने की कोशिश की। कई घंटों बाद समुद्र की गहराई में एक रोशनी चमकी। एक जहाज था बहुत दूर पर, लेकिन सिग्नल फायर की चमक उसने देख ली थी। मानव पागलों की तरह हाथ हिलाता रहा। सानवी अपना लाल टॉप उतारकर हाथ में लहराने लगी और आरवी भी चिल्लाती रही। जहाज की लाइटें उनकी तरफ घूमी, फिर धीरे धीरे नजदीक आने लगी। उनके शरीर की सारी ताकत जैसे वापस लौट आई। वे पानी के करीब भागे, लहरों में उतरकर मदद के लिए पुकारते रहे। जहाज और करीब आया। एक सर्च लाइट उनके ऊपर पड़ी और उसी वक्त जंगल से फिर वही आवाज आई, उससे कहीं ज्यादा तेज, गुस्सैल और करीब। पेड़ हिलने लगे, जमीन कांपने लगी, पर इस बार सर्च लाइट की चमक से जंगल की परछाइयां फीकी पड़ने लगीं। कुछ मिनट बाद बचाव दल नाव लेकर उतरा। सानवी जाकर आरवी को पकड़ी। आरवी रोते हुए मानव को गले लगी। पीछे जंगल में अभी भी हलचल थी, लेकिन अब वह रोशनी और शोर के सामने दबती जा रही थी। जहाज पर चढ़ते हुए मानव ने आखिरी बार उस द्वीप की तरफ देखा। जहाज दूर होने लगा और द्वीप पीछे छूटता गया। आसमान हल्का होने लगा। सानवी चुपचाप डेक पर बैठी थी। आरवी उसकी गोद में सो गई थी और मानव दूर क्षितिज को देख रहा था। हवा में नमकीन गंध थी, पर अब उसमें आजादी का एहसास था। सानवी धीरे से बोली, हम सच में बच गए। मानव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, वो जगह छोड़ आए। द्वीप क्षितिज के पीछे गुम हो गया, पर उसका रहस्य, उसकी परछाइयां तीनों की यादों में हमेशा जिंदा रहीं।